खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना सुभाष लाख कोशिशों के बाद भी बापू को आंदोलन का आह्वान करने हेतु तैयार नहीं कर सके। बापूजी को विश्व युद्ध के साये में ऐसा करना अपनी नीति और कांग्रेस के सिद्धांत से ठीक नहीं लग रहा था। सुभाष विश्व युद्ध के अंधेरे में ही हिंदुस्तान के सूर्योदय का सपना साकार होते देख रहे थे। बापू ने आश्रम से जाते समय सुभाष को समझाने की कोशिश की, देश छोड़कर जाने का हठ त्याग दो, लेकिन सुभाष उन्हें ऐसा करने हेतु आश्वासन नहीं दे सके। अब आगे विश्व युद्ध शुरू हुए 10 माह बीत चुके थे। कांग्रेस ने सुभाष को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की अंग्रेज हुकूमत भ्रूण हत्या करने पर उतारू थी। फॉरवर्ड ब्लॉक को खत्म करने में कांग्रेसियों के प्रयास भी कुछ कम नहीं थे। सुभाष की पश्चिम से बात नहीं बन पा रही थी और पूर्व की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे थे, लेकिन सुभाष का मन बार बार कह रहा था कि विश्व युद्ध देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दिलाएगा। मेजदाज, कितने दिनों बाद आप और मैं एक साथ भोजन कर रहे हैं। मेजदा, न जाने क्यों आजकल मन बहुत बेचैन है। एक तूफान सा उठ रहा है जो मुझे उड़ा ले जाना चाहता है वहां जहां से आजादी का सूरज उदय होगा। जानता हूं सुभाष, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस तुम्हारे साथ अब रही नहीं। बापूजी वो करने को तैयार नहीं जिससे देश से उठती आवाज अंग्रेजी शासकों को सुनाई दे सके। शायद इसलिए तुम बाहर से मुक्ति का मार्ग तलाश रहे हो। अरे हां, एक बात बताना भूल गया। तुमसे मिलने कुछ लोग आए हैं। कह रहे हैं काबुल कांधार से आए हैं। व्यापारी से लग रहे हैं वो। मेजदा, उन्हीं का तो इंतजार कर रहा था। अदब खान, रामकिशन और भगत राम होंगे। कहां ठहरे हुए हैं, कुछ बताया क्या? हाँ, कह रहे थे सुभाष बाबू से मिलना है। बड़े बाजार के होटल में रुके हुए। सुभाष, क्या ये वही लोग हैं जो तुम्हारे बाहर जाने के मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं? हाँ मेजदा, लेकिन पहले फॉरवर्ड ब्लॉक का सम्मेलन निपटा लूं। अंग्रेज सरकार मेरे ऊपर कोई सख्ती करने वाली है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। मेजदा, मैं सम्मेलन में आपातकालीन सरकार की स्थापना और उसके सहारे ही आजादी की मांग करने वाला हूं। वही सरकार संविधान का निर्माण करेगी, अपना भविष्य हम खुद लिखेंगे। मैं जानता हूं मेजदा, ये बातें अंग्रेजों को चुनौती लगेंगी। हो सकता है वो बौखला भी जाए। सुभाष के देश छोड़कर जाने की खबर कुछ लोगों को लगने लगी थी। सुभाष हॉलवेल आंदोलन निपटाकर वतन की सीमा से बाहर जाने का मन बना चुके थे। अंग्रेजी अफसरान जो लंबे समय से सुभाष को कारावास में डालने का बहाना ढूंढ रहे थे, उन्हें हॉलवेल आंदोलन के बहाने सुभाष को बंदी बनाने का मौका मिल गया। सुभाष को प्रेसिडेंसी बंदी गृह में डाल दिया गया। देश के बाहर से आजादी के संघर्ष को जो झटका लगा, अफगानिस्तान से आए साथी भी कलकत्ता से लौट गए।
सुभाष, सुभाष, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। सुभाष, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। स्मारक विरोध आंदोलन ने तुम्हें उलझा कर रख दिया है। मैं समझता हूं तुमने खुद अपने लिए मुसीबत बुलाई है। अब समझ नहीं आ रहा है तुम। मेजदा, आप क्या समझ रहे थे? मेरी मदद करने के लिए सीमा पार से आए साथियों की खबर अंग्रेजों को नहीं लगी होगी? मैं समझा नहीं सुभाष। मैंने उन्हें विदेश जाने का रहस्य सुलझाने के लिए उन्हीं को उलझा दिया है। मैं अपने लक्ष्य को करीब आता देख रहा हूं, लेकिन बार बार मन में सवाल करता हूं, कब मिलेगी सुभाष देश को गुलामी की बेड़ियों से आजादी? कब खुली हवा में सांस लेगा हिंदुस्तान? सुभाष, हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ये बार बार का कारावास तो अब भारी लगने लगा है। अन्याय है ये क्रांतिकारी देश के आजादी के दीवानों के साथ। कांग्रेस कुछ करती दिखाई नहीं दे रही। अहिंसा, बातचीत और समझौता, इससे तो नहीं मिल पाएगी गुलामी से मुक्ति। लगता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही अब कुछ हो पाएगा। देखना मेजदा, द्वितीय विश्व युद्ध के बादलों से ही देश की आजादी का सूरज निकलेगा। विश्व मोर्चे पर ब्रिटेन को मुंह की खानी पड़ेगी। हमें अपनी लड़ाई देश के बाहर से भी लड़नी होगी। लेकिन यह चमत्कार होगा कैसे सुभाष? होगा मेजदा। इस कारावास की ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ कर मेरा आजादी का संकल्प जाएगा। साकार होगा मेरा सपना। इस्लामी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तुम्हारी रिहाई के लिए उग्र आंदोलन किया है। कॉलेज में गोलीबारी भी हुई है। सुना है मेजदा, दुख हुआ। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की पठानों ने पिटाई की है। कारावास में सुभाष के दिन कट रहे थे। सुभाष किसी परिंदे की तरह उड़ जाना चाहता था कारावास से। जेल में बंद उनके साथी नरेंद्र नारायण ने देश के लिए जेल यात्राओं की बात क्या छेड़ी? सुभाष सोचने लगे, बस 20 साल के संघर्ष में अंग्रेजों ने बाहर रहकर 6-7 साल ही काम करने दिया। सुभाष बाबू, अभी तक कितनी जेल यात्राएं हो चुकी हैं? नरेंद्र, ये मेरा 11वां कारावास है। निर्वासन नजरबंदी का समय मिला लूं तो 20 साल में 13-14 साल जेल में काटे हैं। न जाने अंग्रेजों को मुझे बंदी बनाए रखने में क्या मिलता है। ज्यादा दिन बाहर रहने ही नहीं देते। कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेते हैं मुझे गिरफ्तार करने का। बाबूजी, 6-7 साल में ही आपने अंग्रेजों को छठी का दूध पिला दिया। यदि और वक्त वो बाहर रहने देते आपको तो न जाने आप क्या कर डालते। देखना नरेंद्र, सभी रिहा हो जाएंगे, लेकिन सुभाष की बैरक का ताला नहीं खोलेंगे अंग्रेज। वो चाहते हैं मैं उस परिंदे की तरह कारावास में पड़ा फड़फड़ाता रहूं, जो किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। लेकिन वो सुभाष को ज्यादा दिन नहीं रख पाएंगे कैद में। द्वितीय विश्व युद्ध हुए 1 साल हो गया था। कांग्रेस की ओर से बापूजी ने अपने सिद्धांत और मिजाज के आंदोलन का ऐलान कर दिया था। विनोबा जी पहले सत्याग्रही थे उनके आंदोलन के। सुभाष बाबू, सुना है हॉलवेल स्मारक को प्रांतीय सरकार ने हटाने का फैसला किया है और हाँ, राजबंदियों को भी मुक्त किया जा रहा है। क्या होगा ऐसे आंदोलनों से? व्यक्तिगत सत्याग्रह से आजादी संभव ही नहीं है। गांधी जी न जाने क्यों अंग्रेजों के सद्विवेक पर इतना भरोसा करते हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने बेमतलब में 1 साल पूरा गवा दिया? देर आए फिर भी दुरुस्त नहीं आए।
व्यक्तिगत आंदोलन व्यर्थ में समय गंवाना है बस। लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ये बापूजी की पुरानी नीति है। क्या यह संभव है? सांप मारने के लिए लाठी को तोड़ना ही पड़ेगा। इस समय जोरदार प्रहार की आवश्यकता है। युद्ध के प्रहार से वैसे ही ब्रिटिश हुकूमत हिली हुई है। गांधी जी की नीति के कारण ही ये साम्राज्यवादी दमखम से रह पा रहे हैं, नहीं तो कब के वो। नरेंद्र, तुम पर मुकदमा खत्म होने वाला है। कल ही तुम यहां से आजाद हो जाओगे। मैं ना से, लेकिन तुम तो विदेश जा सकोगे। हाँ हाँ सुभाष बाबू, बिल्कुल। मैं बस यहां से बाहर निकलते ही विदेश रवाना हो जाऊंगा और विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दूंगा बस। मैं तुम्हें 2 पत्र दूंगा, एक हिटलर के लिए और दूसरा स्टालिन के लिए। लेकिन पर सुभाष बाबू, मैं इसे बाहर कैसे ले जाऊंगा? मैं एक पत्र को साबुन की बट्टी में खोखला करके रख दूंगा जी, और दूसरा तुम्हारे जूतों में छुपा दूंगा। हाँ, यदि छूट पाया और पत्रों को बाहर ले जाने में कामयाब हुआ तो पक्की बात है सुभाष बाबू, आपका काम हो जाएगा। दोनों पत्रों को उनके मुकाम तक मैं पहुंचा के ही दम दूंगा। सुभाष का समय अच्छा नहीं चल रहा था। वो हर मकसद को खुद से दूर होता पा रहे थे। नरेंद्र नारायण को दिए पत्रों के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अदालत ने नरेंद्र को छोड़ने की बजाय उसकी कैद की अवधि को और बढ़ा दिया। जेल की तपती चादरें, दमखोटू आबो हवा में सुभाष घुटने लगे थे। उनकी क्षय रोग की बीमारी भी उभर आई। सुभाष ने जेल में आमरण अनशन का निर्णय लिया। सुभाष से मिलने शरद बाबू जेल में आए। गवर्नर महोदय, मैं सुभाष आज काली पूजा दिवस 24 अक्टूबर 1940 से आमरण अनशन का मार्ग अपना रहा हूं। मुझे अवैधानिक रूप से बंदी बनाकर रखा गया है। इसे सहजता से ना लें। यह मेरी मौत के साथ या न्याय मिलने पर ही खत्म होगा। ये क्या कह रहे हो सुभाष? तुम क्या समझते हो अंग्रेज सरकार तुम्हारी सुध लेगी? तुम शारीरिक रूप से टूट जाओगे सुभाष। क्या होगा तुम्हारे मकसद का? मेजदा, इससे जहां ब्रिटिश अफसरों की चिंता बढ़ेगी, वहीं बाहर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरा रहेगा। शायद कांग्रेस भी। तुम्हारे बारे में कांग्रेस? मुझे नहीं लगता वो कभी सोचेगी। मेजदा, व्यक्ति मरता है, उसका ध्येय, उसके सपने कभी नहीं मरते। वो तो एक दूसरे से प्रवाहमान होते रहते हैं। मेरी भारत माता मुझे अपने आगोश में भर रही है। मैं भले ही मृत्यु का वर्ण करूं, लेकिन भारत माता आजादी का तराना जरूर गाएगी। मैं बहुत ऊंचे उड़ान भरना चाहता हूं, आसमान की हर ऊंचाई को छूना चाहता हूं मेजदा। अरे पगले, पहले आजाद तो हो जा अंग्रेजों के इस कारागार से।
फिर चाहे जितनी उड़ान भरना। बस उसी पल का इंतजार है मेजदा, जिस दिन यहां से आजाद हुआ फिर ऐसी उड़ान भरूंगा कि अंग्रेज कभी नहीं भूल पाएंगे। तू अपने उद्देश्य में कामयाब हो, मां काली से यही प्रार्थना करता हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। हाँ, पर अपने अनशन के बारे में फिर से विचार करना। कारागार की जिंदगी के बीच सुभाष एमिली की यादों से मन को हल्का कर लेते थे। कभी कभार एमिली का किसी दोस्त के पते पर आया पत्र मिल जाता, जिसके साथ वो एमिली के साथ बिताए दिनों को याद कर लेते। डियर सुभाष, ये पत्र नहीं है, आपको नसीहत है। देर रात तक ना जागा करें, रात जल्द विश्राम कर लिया करें, सुबह जल्द उठ जाया करें। आपकी सेहत के लिए ये अच्छा रहेगा। मन भर आता है जब आपके साथ बीते वो दिन याद आते हैं। कितने लापरवाह हैं आप। याद है ना आपको, आपकी शर्ट के आस्तीनों को देखकर मैं क्या कहा करती थी? इस नाइट गाउन को शर्ट बनवा लीजिए। खाने का खास ख्याल रखना। जानते हो ना आपको गंभीर बीमारी है। अपनी चिंता करना, कम से कम मेरे लिए ही सही। एमिली, तुम कितनी दूर हो, लेकिन ऐसा लगता है तुम मेरे आसपास हो। ऐसा लगता है मानो अभी आकर कहोगी, तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाऊं, आधी आधी पी लेंगे। सलाखों के पीछे भी तुम्हारी मौजूदगी का एहसास शीतलता देता है। लगता ही नहीं कि इस दम घोटू काल कोठरी में बंद हो। तुम भी पित्ताशय की बीमारी से परेशान रहती हो। मैडम, अपना भी ख्याल रखना। तुम्हारी चिंता मुझे रात भर सोने नहीं देती। मेरा मन उड़ जाना चाहता है रूस। वहीं से मेरे हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का सूर्योदय होगा। मैं उड़ जाना चाहता हूं रूस। वहीं मैं स्वतंत्र सेना बनाना चाहता हूं। बस देखना है कब आजाद हो पाता हूं। तुम्हारा सुभाष। सुभाष चंद्र बोस भले ही कैदी थे, लेकिन उनका मन आधी दुनिया में घूम रहा था। रास बिहारी का वो पत्र बार बार याद आता, जिसमें लिखा था, अरे आजाद पंछी की तरह अफगानिस्तान की सीमा तक आ जा, बस फिर लग जाएंगे तेरे उद्देश्य को पंख, बंदी गृह से लगा दे छलांग। सुभाष के कानों में वीर सावरकर के बोल गूंजते रहते थे। मुझे नहीं लगता सुभाष, यहां रहते हुए तू देश की आजादी के सपने को साकार कर पाएगा। कांग्रेस का अहिंसावादी नेतृत्व तुझे सिर उठाने ही नहीं देगा। तू नदी की धारा के साथ अपने वेग से आगे बढ़, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा।
आमरण अनशन से सुभाष का शरीर हड्डियों का ढांचा सा हो गया था। सुभाष को आभास होने लगा था कि जल्द ही पैरों की बेड़ियां खुल जाएंगी। इसी के चलते नींबू पानी पीकर सुभाष ने अनशन तोड़ दिया था, लेकिन वो देश के कैद खाने से आजाद होकर सीमा पार उड़ान भरना चाहते थे। चलिए चलिए चलिए। बाबूजी 15 दिन और किसी से नहीं मिलेंगे। कृपया क्षमा कीजिए, ये संदेश उन्होंने आप लोगों के लिए भिजवाया है। चलिए चलिए चलिए। तू भी कैद में है मेरी तरह। उड़ जा, जा खुले आकाश में, नाप आसमान की ऊंचाइयां। मैं उन सिपाहियों की तरह लग रहा हूं जो मुझे भी जेल से बाहर नहीं आने देते। बाहर आ भी जाता हूं तो घर में पिंजरे की तरह नजरबंद रखते हैं। जा, उड़ जा, पिंजरे से आजाद हो जा। आसमान में गुनगुना मेरे वतन के आजादी के तराने। कब तक पंख कटे पक्षी की तरह फड़फड़ाता रहूंगा। क्या जेल, क्या घर, मुझे दोनों ही जगहें एक सी लगती हैं। आजकल ये क्या चल रहा है सुभाष? ये दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ा रखी है? हरदम चुपचाप रहते हो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है तुझे देखकर। मां, अब मैं शांत जीवन जीना चाहता हूं। धर्म कर्म जब तब इसी में अपना जीवन बिताना चाहता हूं। बहुत हुई राजनीति। ऐसा लगता है राजनीति मेरे लिए है ही नहीं। फिर भूत सवार होने लगा। कॉलेज के दिनों में भी धर्म कर्म की बात करने लगा था। अपने तीनों सचिवों परिमल, मुखर्जी और विष्णु दास को क्यों कार्य मुक्त कर दिया? अब राजनीति में मन ही नहीं लगता मां। विरक्ति सी हो गई है। क्या पाया मैंने राजनीति करके देश के लिए? कुछ भी तो नहीं कर पाया। कांग्रेस परंपरावादियों के बीच सांस ले रही है। अंग्रेजों के विवेक और बुद्धि पर देश की आजादी को छोड़ रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम भीख में आजादी मांग रहे हैं। मां प्रभावती सुभाष को उखड़ा देख वहां से चली गई, लेकिन सुभाष के मुंह से विरक्ति की भाषा उन्हें हैरान कर रही थी। वो सोचने लगी कि जेल की त्रासदी भरी जिंदगी ने मेरे लाल को तोड़ तो नहीं दिया। क्या सुभाष की आंखों में पलने वाला आजादी का सपना धुंधला तो नहीं पड़ गया? लेकिन सुभाष के मन को नहीं पढ़ सकी मां प्रभावती। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।